मुद्रा में 86 लाख से ज्यादा का एक बिटकॉइन। तो भाई सब इसकी चर्चा तो करेंगे, लेकिन आपकी मेमोरी में साफ होगा कि भारत में क्रिप्टो करेंसी की राह बिटकॉइन या इथेरियम जो भी आप नाम ले लें आसान नहीं रही है। तो वो तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए देख लेते हैं अभी बिटकॉइन में ऐसी क्या हलचल हो गई। 1 लाख के अलावा जो इतनी बात हो रही है, तो भाव जो है ये $1,03,000 के भी पार जा चुका है। ये इसका हाईएस्ट है जो इसने टच किया है। ठीक है साहब, और क्या हुआ? 4 हफ्ते में 45% तक की तेजी ये दिखा गया। याद कीजिए अमेरिकन इलेक्शंस के रिजल्ट आए को कितना वक्त हो गया, और वहां से ये जो तेजी है हमने आती हुई देखी। 2024 की बात कर लीजिए तो करीब 150% हो गया। 143% की तेजी इसने दिखा दी है 2024 में। ईयर टू डेट हम बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ये चमका है। ऑफ कोर्स माना जा रहा है कि ट्रंप साहब या उनके और तमाम जो उनके साथ के लोग हैं, अब तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में ऐलान कर दिया है कि जो है इलॉन मस्क भी होंगे, वो तो बिटकॉइन के बहुत बड़े प्रवर्तक हैं या उसके फेवर करते हैं, ऐसे कई और लोग। देखिए अब अगर 1 साल की बात करें तो 6 दिसंबर 2023 को ये 43,000 पर था, 43,494, और 5 दिसंबर को जो इसका हाईएस्ट रेट गया वो $1,02,585 पे गया। यानी 136% की तेजी इसने 1 साल के अंदर दिखा दी है। तो कैसे भी गणित लगा लीजिए, बिटकॉइन ने सरप्राइज किया है और यहां पर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन ये बहुत कुछ हुआ है अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद। लेकिन अब हिंदुस्तान में इसका क्या, क्योंकि हमारे यहां इसको लेकर अभी भी कोई खास स्पष्टता नहीं है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। वो पूरी टाइमलाइन आपके सामने खींचेंगे जिससे समझ में आएगा कि भारत में बिटकॉइन को लेकर स्थिति क्या है। आपके मन में भी आ रहा है कि भाई अब ये तो फिर बिटकॉइन कहां का कहां निकल गया, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया, या फिर अभी भी बिटकॉइन में वो खतरे मौजूद हैं कि मुझे इससे दूर रहना चाहिए। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कॉइन DCX के CEO सुमित गुप्ता, रिफ्लेक्सिकल के फाउंडर और क्रिप्टो एक्सपर्ट अजीत खुराना साहब, और देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और KCC ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली साहब। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तीनों जाने माने चेहरे और अक्सर हम इनसे बातचीत करते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सुमित के पास आते हैं। सुमित, इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह तो जो हमें दिख रही है, अमेरिका में चुनाव होना, डोनाल्ड ट्रंप का आना, वहीं से सब कुछ घूमा है। लेकिन वो दिन कोई भूला नहीं है जब वो बड़ा सा एक्सचेंज धराशायी हो गया था। उसके बाद जो क्रैश हुआ था, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, अब ये फिर से चढ़ गया है। कैसे समझे इसको? मतलब इतनी वोलेटिलिटी और उसमें इतनी तेजी, तो किस तरफ आदमी देखे, कहां देखे कि उसको समझ में आए कि मुझे करना क्या है? श्योर, आई थिंक सबसे पहले आप बोल रहे थे कि काफी सरप्राइजिंग था। एक्चुअली अगर आप उनसे बात करें जो इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से, उनके लिए सरप्राइजिंग नहीं था। एक्चुअली काफी टाइम से लोग वेट कर रहे थे और एक्चुअली मान रहे थे कि ये होगा। बहुत टाइम से आई थिंक ये इम्पेंडिंग भी था, बिकॉज बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। पहली बात, जैसे आपने बोला, ट्रम्प जी का इलेक्शन जीतना सबसे बड़ा मूवमेंट है। दूसरी बात, हर 4 साल में बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। तो हाल्विंग के बाद अक्सर अगर आप राइट फ्रॉम द स्टार्ट 2009 से देखेंगे, हर इलेक्शन के बाद बिटकॉइन में तेजी दिखी है। इस बार भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवंबर के बाद बिटकॉइन में तेजी दिखेगी, और जो कि दिखी भी है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा इस रैली में है। और एक तीसरी चीज जो हम देखेंगे, 2024 में ना इंस्टीट्यूशंस बहुत तेजी से बिटकॉइन में आए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ETFs अप्रूव हुए हैं US में। और जैसा कि मैं देखता हूं कि इसमें जो पहले एक रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी थी, वो अभी काफी हद तक क्लियर होते दिख रही है। US इनफैक्ट उस वहां तक पहुंच गया कि वो बोल रहा है कि हम क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे, US को, अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे। तो जब ऐसे स्टेटमेंट्स आप प्रेसिडेंट इलेक्ट से सुनने को मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो सबसे बड़ा देश है, वहां पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें एक्सपोजर लेना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि प्राइस में दिख रहा है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे, ये काफी प्रिडिक्टेबल था, काफी हाई कॉन्फिडेंस था कि ये रैली आने वाली है, और जब ट्रंप जीते तो दिखी भी हमें। तो अजीत साहब, जैसे उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब जीते, हमें दिखी, बिटकॉइन के हॉल्विंग की उन्होंने बातचीत की, साथ में उन्होंने कहा कि ये प्रेडिक्टेबल था। तो फिर कहीं अगर कोई सत्ता चेंज होती है, फिर कहीं अगर कुछ बदलाव होता है, तो इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी फिर से खड़ी होगी कि ऐसा नहीं होगा? जब जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, मतलब कमला हैरिस से पहले, तभी भी बिटकॉइन $72,000 पार कर चुका था। तो तभी मतलब वो ट्रंप का इतना फैक्टर नहीं था। दूसरी चीज कि कोई एक फैक्टर जरूर अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने हमें बहुत उम्मीदें दी हैं क्रिप्टो के बारे में, और समझो वो खरी नहीं निकलती, या उनका ध्यान इससे हट जाता है, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर होगा। लेकिन किसी एक फैक्टर से बात बढ़ या घट नहीं रही।
एंड 2023 में, लगभग एक साल पहले, यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन, जैसे भारत में सेबी है वहां पे एसईसी है, उन्होंने ईटीएफ अप्रूव किए थे। एक दर्जन लगभग ईटीएफ यूएस में आ गए हैं, वो रोज जाकर बिटकॉइन खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है घटते इंटरेस्ट रेट्स, ईटीएफ का मार्केट, पॉलिटिकल क्लाइमेट सही होना, यूएस का रेगुलेटरी क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा आनी, ये सब बहुत सारे फैक्टर हैं और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी कुछ समय तक। यूएस में रेगुलेटरी क्लैरिटी आनी, ये अजीत साहब ने अपनी अंतिम दो पंक्तियों में कहा। शरद कोहली साहब, इसी चीज को भारत के संदर्भ में लेकर आता हूं कि देखिए, हम यहां पर सब बिटकॉइन को चढ़ता हुआ देख रहे हैं, तमाम एक्सचेंजेस हैं, अभी हमारे साथ सुमित बैठे हुए हैं, लेकिन जो रेगुलेटरी क्लैरिटी है, क्या आपको लगता है कि वो हिंदुस्तान में है इस वक्त? क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तब तक हम किसी को क्या बोलें। चलिए, आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पर बिटकॉइन को बताकर और बता रहे हैं वो 1 लाख के पार चला गया है, सुनने बोलने में सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या एक भारतीय निवेशक के लिए क्या टेक अवे है उससे? वो कैसे सोचे, कहाँ से अप्रोच करे? नमस्कार विपिन और मेरे सभी पैनलिस्ट को और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल, आपने अपने सवाल में ही कुछ तो जवाब दे दिया, नाना करते हुए, क्योंकि रेगुलेटरी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लैरिटी दी थी, इसको कम से कम इलेजिटिमेट घोषित नहीं किया था। पर यह भी तो सच है विपिन के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है। हम कई दफे ये स्टेटमेंट सुन चुके हैं और दो पिलर्स खड़े हो गए हैं पूरे के पूरे सरकारी तंत्र में। एक तरफ रिजर्व बैंक है जो कि बिल्कुल इससे अपना मुंह मोड़ना चाहता है, पर क्योंकि रेगुलेटरी आरबीआई जो है वो लॉज नहीं बनाता है। दूसरी तरफ भारत सरकार है। तो अभी तो ये ऐसा है कि ना ले तो अफसोस होता है और ले तो भी कुछ अफसोस होता है कि पता नहीं मैंने कोई ऐसी चीज ले ली जो कि पूरी तरह से अभी लेजिटिमेट नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। और इसको करेंसी कहना, भारत में रिजर्व बैंक ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसको करेंसी कहना गलत है, किसी भी तरीके से करेंसी नहीं है। अमेरिका में तेजी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे जो दो सह पैनलिस्ट ने कहा, मैं उनसे इस बात पे सहमत हूं। पर जिस कारण से विपिन ये बढ़ा है, वही कारण मुझे चिंता में डालता है। अगर हम ट्रंप साहब की बात करें, हालांकि उन्होंने और कारण भी गिनवाए जो कि ठीक है, तो ट्रंप साहब बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और कल को उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो कि इसके खिलाफ है तो वो एकदम चली जाएगी। दूसरा, हम क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं विपिन, तो भारत सरकार से जब तक क्लैरिटी नहीं आती, मान लीजिए भारतीय कोई निवेश कर भी देता है और सपोज $1 लाख का ये कल को $1.25 लाख, $1.5 लाख हो भी जाता है, और कल को आपको उसके रेमिटेंस में, उसके पैसे लेने में, उसकी वॉलेट की हैंडलिंग में, किसी चीज में अगर दिक्कत आती है, फिर सिक्योरिटी रिलेटेड इशू, मेरे पास तो दर्जनों केसेस सुनने में आए विपिन, जहां पर उनका वॉलेट में से चोरी हो गया सामान, मैं सामान यहाँ क्रिप्टो करेंसी को कह रहा हूं, उनके वॉलेट में से निकल गया, उनको पता नहीं लगा। ऐसे भी बहुत सारे केसेस सुनने में आए जहां पर कि वो काम ही नहीं किया, उनका पता लगा कि उनका वॉलेट ही काम नहीं कर रहा है, वो फोन खो गया। बहुत सारी इसमें अभी चीजें हैं। तो जब तक मैं मानता हूं कि एक भारतीय को निवेश वहां करना चाहिए जब भारत सरकार द्वारा लिखित कोई प्रोटोकॉल बन जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाए, गाइडलाइंस बन जाए, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन जाए। विपिन, जब तक ये नहीं होता है, मैं समझता हूं कि भारतीय निवेशकों को इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेना चाहिए। भले ही फोमो जिसको हम कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपने बताया $43,000 से, अब हम तो लोग बहुत सारे देख के अब अरे यार उसने कहा था, काश हम ले लेते, अरे यार मेरे दिमाग में आया भी था, काश हम ले लेते, आज मैं $60,000 कमा लेता, वगैरह वगैरह। मैं समझता हूं इस चीज को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जितना अपसाइड रिस्क है विपिन, उतना ही डाउनसाइड रिस्क भी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे परेशान करती है क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन की बात हो रही है, बाकी एथेरियम है, बाइनेंस कॉइन है, जितने भी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि ये एक न्यूज ड्रिवन एसेट है और इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट में भले इंक्लूड कर दिया गया है, पर खबरों के आधार पर चलता है। हम लोग सीएनबीसी आवाज पर ज्यादा समय स्टॉक मार्केट पर बिताते हैं विपिन। एक कंपनी है, उसका एक ऑफिस है, उसकी एक बैलेंस शीट है, उसके फंडामेंटल्स हैं, उसमें आप पीई रेशियो निकालते हैं, बुक वैल्यू निकालते हैं, हम कंपनी की सेल्स देखते हैं। यहां पर क्या है? यहां पर आपके पास सिर्फ एक न्यूज फ्लो है। कोई अच्छी खबर आई तो ऊपर चल पड़ा, कोई बुरी खबर, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट अच्छी खबर बुरी खबर पे ऊपर नीचे नहीं जाती है, परंतु उसके पीछे फंडामेंटल्स भी हैं। पर यहां पर विपिन मुझे उतने फंडामेंटल्स मजबूत तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि इन दो कारणों से मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स, आप थोड़ा बहुत स्वाद चखना चाहते हैं तो अलग बात है,
पर मैं बहुत ज्यादा इसके फेवर में विपिन नहीं रहूंगा। अलाउ मी टू प्ले, एक डेविल्स एडवोकेट होता है आपके शो में। नहीं, तो मैं थोड़ा सा इससे जी थोड़ा इससे बिल्कुल दूर रहने की सलाह देता हूं आपको, सच पूछें तो, दिल की बात ठीक है, ठीक है। नहीं, यहाँ हम तीनों ही लोग हैं, दो ऐसे मेंबरान हैं जो कि एक बिटकॉइन का एक्सचेंज चला रहे हैं, एक बिटकॉइन के बड़े एक्सपर्ट हैं और खुद उसके बड़े एक पुरोधा रहे हैं, बहुत पहले से उस पर काम कर रहे हैं। और आपकी भी एक राय है, आप देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, और यही तो हम दर्शकों तक एक विवेकपूर्ण चीज़ पहुंचा रहे हैं।